जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूँ जन्म कुंडली के अंदर कुलिक काल सर्पयोग कैसे बनता है और उसका फलादेश क्या होता है। लेकिन उसके पहले और भी बहुत महत्व की बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि काल सर्प, ये नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। काल सर्प योग के मुख्य दो प्रकार कौन कौन से हैं। राहु जब जन्म कुंडली के अलग अलग भाव में बैठा हो तो कौन सा काल सर्प योग उत्पन्न होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा काल सर्प योग भंग के 5 बहुत ही महत्व के सूत्र। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग बहुत ज्यादा अशुभ फल देता हो तो उसके लिए कौन से 5 शास्त्रोक्त उपाय करें। सबसे पहले हम जानेंगे ये काल सर्प नाम की उत्पत्ति कहां से हुई। तो सुनिए, राहु के अधिदेवता है काल और राहु के प्रत्यधिदेवता है सर्प। फिर से कहूंगा, राहु के अधिदेवता है काल और राहु के प्रत्यधिदेवता है सर्प। अधिदेव और प्रत्यधिदेव ये दोनों के भगवानों को जब मिलाया जाता है तो बनता है काल सर्प। अभी हम लोग जानेंगे कि काल सर्प योग के मुख्य 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सुनिए, सबसे पहला होता है राहुमुखी काल सर्प योग, जिसे शास्त्रों में उदित काल सर्प योग कहते हैं। और दूसरे नंबर पे है केतुमुखी काल सर्प योग, जिसे शास्त्रों में कहा गया है अनुदित काल सर्प योग। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। एक होता है राहुमुखी काल सर्प योग, दूसरा होता है केतुमुखी काल सर्प योग। आइए मैं आपको बोर्ड पे गहराई से बताना चाहता हूं। जन्म कुंडली की जो 7 ग्रह होते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, तो इस प्रकार से घूमते हैं और इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जबकि राहु घूमता है इस प्रकार से, राहु और केतु क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि 2 से 1 में जाएगा, 1 से 12 में जाएगा, 12 से 11 में जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि 7 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और राहु केतु क्लॉकवाइज घूमते हैं। अभी दूसरा स्टेपिंग, शास्त्र में कहा गया है कि जो राहु है ये सांप का मुंह है और जो केतु है ये सांप की पूंछ है। तो जो राहु है, जो सांप का मुंह माना गया है, उसमें जहर होता है, जबकि पूंछ के अंदर जहर नहीं होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कुलिक काल सर्प योग कैसे बनता है। तो जन्म कुंडली के अंदर राहु दूसरे भाव में हो और केतु 8वें भाव में हो और 8वें भाव से लेके दूसरे भाव के दरमियान सारे ग्रह आ जाए तो इसे हम कहते हैं कुलिक काल सर्प योग। और ये काल सर्प योग राहुमुखी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते 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 धीरे धीरे राहु के मुख के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और राहु भी इस तरफ आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो ये जो सारे ग्रह हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब धीरे धीरे राहु के मुख में जाएंगे, क्योंकि राहु इस प्रकार से जाता है, ग्रह इस प्रकार से जाते हैं। तो इसे कहा जाएगा राहुमुखी काल सर्प योग, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। और अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर कुलिक काल सर्प योग बनता है तो उसका फल क्या होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हर काम के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती है। अगर ये लोग नौकरी करते हैं तो बार बार नौकरी बदलने के योग बनते हैं। अगर ये लोग व्यापार करते हैं
तो व्यापार में नुकसानी होने के भी योग बनते हैं और ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, मानसिक दृष्टि से उद्वेग में रहते हैं। तो अभी हमने जाना कि अगर 8वें भाव से लेकर दूसरे भाव के दरमियान सारे ग्रह आ जाए तो उसे राहुमुखी काल सर्प योग कहते हैं, जो बहुत ही अशुभ फल देता है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, अगर दूसरे भाव से लेके 8वें भाव के दरमियान सारे ग्रह आ जाए तो इसे केतुमुखी काल सर्प योग कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रह आगे बढ़ते बढ़ते केतु के तरफ आगे बढ़ेंगे और केतु इस तरफ जा रहा है। तो जो केतु है ये सांप की पूंछ है, तो इसमें जहर नहीं होता, तो केतुमुखी काल सर्प योग का जरा भी खराब फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि जिसकी भी कुंडली में केतुमुखी काल सर्प योग बनता है वो लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं और समाज के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अभी हम आते हैं और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु अलग अलग भाव में बैठा हो तो कौन सा काल सर्प योग निर्माण करता है। तो सुनिए, राहु अगर पहले भाव में बैठा हो और केतु 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे अनंत काल सर्प योग बनता है। अगर राहु दूसरे भाव में बैठा हो तो कुलिक काल सर्प योग बनता है। राहु तीसरे भाव में बैठा हो तो वासुकी काल सर्प योग बनता है। राहु चौथे भाव में हो तो शंखपाल काल सर्प योग बनता है। राहु पंचम भाव में हो तो पद्म काल सर्प योग बनता है। राहु छठवें भाव में हो तो महापद्म काल सर्प योग बनता है। राहु 7वें भाव में हो तो तक्षक काल सर्प योग बनता है। राहु 8वें भाव में हो तो कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। राहु 9वें भाव में हो तो शंखनाद काल सर्प योग बनता है। राहु 10वें भाव में हो तो घातक काल सर्प योग बनता है। राहु 11वें भाव में हो तो विषधर काल सर्प योग बनता है और राहु 12वें भाव में हो तो शेषनाग काल सर्प योग बनता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से 5 सूत्र है जिसके आधार पर काल सर्प योग भंग होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला सूत्र है कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर कुलिक काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 1 ग्रह या फिर 2 ग्रह अगर उच्च राशि में बलवान हो जाए तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कुंडली बनाकर रखी है। कर्क लग्न की कुंडली है, राहु दूसरे भाव में है और केतु 8वें भाव में है। 8वें भाव से लेके दूसरे भाव के अंदर सारे ग्रह आ चुके हैं, तो इसे हम कहेंगे राहुमुखी कुलिक काल सर्प योग कहेंगे, जो अशुभ होता है। अब ये भंग हो रहा है तो उसका नियम क्या बताया था मैंने? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कुलिक काल सर्प योग बनता हो और उसकी कुंडली में 1 ग्रह या 2 ग्रह उच्च के हो जाए तो काल सर्प योग भंग होता है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य 10वें भाव के अंदर उच्च का होकर दिग्बली होकर बैठा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे शुक्र उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है, ये भी अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे चंद्र उच्च का होकर बैठा है, यहाँ गुरु उच्च का होकर बैठा है। ये आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है ताकि आप मेरी बात को समझ सके। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 1 या 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करते हैं, जीरो में से हीरो बनते हैं और 40 साल के बाद समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी आता है दूसरा नियम, काल सर्प योग भंग का दूसरा नियम क्या कहता है, तो सुनिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर कुलिक काल सर्प योग यानी कि राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 2 ग्रह या 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपके सामने कुंडली बना कर रखी है सिंह लग्न की और उसके अंदर राहुमुखी कुलिक काल सर्प योग बन रहा है। सारे ग्रह 8वें भाव से दूसरे भाव के दरमियान आ चुके हैं। तो देखो, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ ग्रह रखे हैं, जैसे कि मंगल
भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर बैठा है। शुक्र दसम भाव के अंदर स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। बुध 11वें भाव के अंदर बैठा है। चंद्र स्वगृही होकर बैठा है। सूर्य स्वगृही होकर बैठा है। तो नियम ये कहता है कि अगर किसी की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 2 या 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। 42 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं और समाज में अच्छे कामों की वजह से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, नामना प्राप्त करते हैं। अभी आता है तीसरा नियम। काल सर्प योग का भंग का तीसरा नियम क्या कहता है तो सुनिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 4 या 5 शुभ योग, राजयोग निर्माण होते हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम 82 प्रकार के शुभ योग बनते हैं। कितने? 82 प्रकार के। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और गुरु की युति गजकेसरी योग बनाती हो तो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी योग बनाती हो तो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाती हो तो उसके सिवा भी बहुत सारे योग है। जैसे कि सूर्य से बनने वाले 3 योग, सूर्य से दूसरे और 12वें भाव के अंदर कोई भी 6 ग्रह, राहु केतु को छोड़ के कोई भी 6 ग्रह बैठे हो, यानी कि आगे देखो सूर्य के आगे है शनि और सूर्य के 12वें स्थान में है गुरु, तो राहु केतु को छोड़ के 6 ग्रहों में से कोई भी ग्रह सूर्य से दूसरे भाव में और 12वें भाव में बैठा हो तो वहां पे वेशी, वाशी, उभयचरी योग नाम के 3 शुभ योग बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र से दूसरे भाव में और चंद्र से 12वें भाव के अंदर कोई भी 6 ग्रह में से कोई भी एक बैठा हो, जैसे कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो यहाँ पे बनता है अनफा, सुनफा, दूरधरा योग नाम के राजयोग बनते हैं। तो ऐसे और भी कई योग है, जैसे वसुमती योग है, पाश योग है, अमला योग है, ऐसे बहुत सारे योग है। तो अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर 4 या 5 कोई शुभ योग बन जाए, राजयोग बन जाए, तो काल सर्प योग भंग हो जाता है और उसका बिल्कुल अशुभ फल नहीं मिलता, बल्कि ऐसे व्यक्ति शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। 42 साल के बाद अपने काम के अंदर निपुणता प्राप्त करते हैं और अपने काम के अंदर नामना कमाते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं चौथा नियम। चौथा नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो और अगर उसमें से कोई भी एक ग्रह बाहर चले जाए तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। कुछ पंडितों का कहना है कि वो आंशिक काल सर्प योग बन जाता है। ये बात टोटली गलत है। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो ही काल सर्प योग बनता है। अगर कोई एक ग्रह बाहर निकल गया हो, जैसे देखो राहु और केतु में से सूर्य बाहर निकल गया है, राहु और केतु में से चंद्र बाहर निकल गया है, तो आंशिक काल सर्प योग नहीं बनता, इसे काल सर्प योग भंग कहते हैं। तो ये काल सर्प दोष की पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। अभी आता है 5वां नियम। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो और उसके ऊपर कुंडली के कम से कम 3 ग्रहों की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती हो, फिर से कहूंगा, राहु के ऊपर कोई भी 3 ग्रहों की बलवान दृष्टि पड़ती हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने ये कुंडली बनाई है ताकि आप मेरी बात को समझ सको। इधर देखिए, उच्चका शनि अपनी तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहा है तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। राहु
के बाद राहु के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4, तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, ये भी अच्छा माना जाएगा। कुंडली के अंदर गुरु पंचमाधिपति होकर अपनी शुभ 5वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो और उसके ऊपर शनि की तीसरी 7वीं 10वीं दृष्टि पड़ती हो, तो मंगल की चौथी 8वीं 7वीं दृष्टि पड़ती हो, तो गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि पड़ती हो, तो वो काल सर्प योग भंग हो जाता है और उसका बिल्कुल अशुभ फल नहीं मिलता। उसके लिए काल सर्प योग की पूजा करना आवश्यक नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। 42 साल के बाद अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। और आखिरी एक नियम है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, 6वां नियम। काफी बार ऐसा होता है कि राहु के साथ कोई ग्रह बैठा हो या केतु के साथ कोई ग्रह बैठा हो। अभी मान लो राहु 3 डिग्री का है और सूर्य 19 डिग्री का है, तो भी काल सर्प योग भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो राहु क्लॉकवाइज घूमता है और सूर्य एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। राहु कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। और सूर्य कितने डिग्री का है? 19 डिग्री का है। तो ये सूर्य राहु को पार करके आगे निकल जाता है, तो काल सर्प योग से बाहर निकल जाता है। तो जब भी आप काल सर्प योग कुंडली देखो और अगर उसके अंदर राहु के साथ कोई ग्रह बैठा हो और वो ग्रह की डिग्री राहु की डिग्री से ज्यादा हो, तो समझ जाना काल सर्प योग भंग हो रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको काल सर्प योग भंग के 5 अलग अलग नियम बताए हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो, जो बहुत ही अशुभ माना गया है, और उसके अंदर ये 5 नियम दिख जाए, तो समझ जाना काल सर्प योग भंग हो रहा है। पहला नियम, अगर काल सर्प योग वाली कुंडली में 1 या 2 ग्रह उच्च के हो जाए तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। कोई भी 2 या 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 4 या 5 शुभ योग राजयोग निर्माण होते हो, जैसे कि गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, अनफा सुनफा दुर्धरा योग, वेशी वाशी उभयचरी योग, अमला योग, वसुमती योग, ऐसे बहुत सारे योग हैं। तो कोई भी 4 या 5 शुभ योग बनते हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। और आंशिक काल सर्प योग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर राहु केतु की पकड़ से कोई भी ग्रह, चंद्र भी बाहर निकल गया, तो उसे आंशिक काल सर्प योग नहीं कहते हैं। तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो किसी की कुंडली में काल सर्प योग बनता हो तो उसके लिए कौन से उपाय करें? तो सबसे पहला, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनाकर आप शिव मंदिर में जाकर सोमवार के दिन विधि विधान पूर्वक आप उसको शिव जी को अर्पण कर सकते हो। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कर सकते हो। महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र का जाप करके उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन कर सकते हो। नाग पंचमी के दिन आप नागों के लिए उपवास कर सकते हो या फिर किसी अच्छे ब्राह्मण से सर्पदोष पूजा कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।